हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ सिंह इजी स्टेप क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो हैं सी टोकन्स, जिसको कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर भी समझेंगे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स होते हैं और किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सी टोकन्स क्या होते हैं। सी का प्रोग्राम बनाने के लिए हम जो भी कैरेक्टर, वर्ड या सिंबल्स काम में लेते हैं वो सब सी टोकन्स कहलाते हैं। यानी सी का प्रोग्राम सी टोकन से मिलकर बना हुआ होता है। जनरली सी के टोकन्स 6 टाइप के होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। इन सी टोकन को डिटेल में समझने से पहले हम ब्लू स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर सी टोकन्स को समझेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करके एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। हम सी लैंग्वेज के पूरे प्रोग्राम को एक ही लाइन में टाइप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए F2, कंपाइल करने के लिए F9 और कंपाइल प्लस रन करने के लिए कंट्रोल F9, आउटपुट देखने के लिए ऑल्टर F5 शॉर्टकट की को काम में ले सकते हैं। अब हम अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करा के चेक करते हैं। सक्सेस मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक ही लाइन में टाइप करने से इस प्रोग्राम को समझने में और एरर को फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए सी के प्रोग्राम को प्रॉपर टैब और स्पेस देकर रीडेबल फॉर्म में टाइप करना चाहिए। मैं इसे रीडेबल फॉर्म में टाइप कर देता हूँ। अब ये प्रोग्राम समझने में आसान हो गया है। अब इस प्रोग्राम के सारे टोकन्स को मैं अलग अलग कर देता हूँ। अब सारे टोकन्स अलग अलग हो चुके हैं। इसमें वाइट कलर में जो टोकन्स हैं जैसे वॉइड, इंटीजर, ये कीवर्ड कहलाते हैं। मेन और प्रिंटफ फंक्शन का नाम है, इसलिए ये आइडेंटिफायर कहलाता है। एन वेरिएबल का नाम है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। इक्वल्स टू सिंबल ऑपरेटर कहलाता है। 10 यहाँ पर कांस्टेंट है। डबल कोट में जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये स्ट्रिंग है। और बाकी सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे स्पेस, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन। इस तरह से हमने इस प्रोग्राम में सी के टोकन्स जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर को काम में लिया है। हम चाहें तो इस प्रोग्राम को भी रन करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। मतलब ये किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए हुए होते हैं। इनके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते और ये सब लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कीवर्ड्स स्टोरेज क्लासेज के बारे में बताते हैं, कुछ कीवर्ड्स डेटा टाइप के बारे में बताते हैं, कुछ कीवर्ड्स लूप लगाने के काम आते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करने के काम में आते हैं। जब जब कीवर्ड्स का यूज आएगा तब तब इनको डिटेल में समझेंगे। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी के प्रोग्राम में हम कुछ वेरिएबल्स, एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स को काम में लेते हैं, जिनका कोई न कोई नाम होता है। उसी नाम के थ्रू हम इनको एक्सेस कर पाते हैं। ये नाम ही आइडेंटिफायर कहलाता है। इसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करनी है या काम में लेनी है तो हम उस लोकेशन को एक नाम दे देते हैं। वह नाम वेरिएबल कहलाता है। मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है रैम। इस रैम की हर मेमोरी लोकेशन को कोई न कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक एड्रेस नंबर मिला हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं इन मेमोरी को ये नंबर मिले हुए हैं, ये इन मेमोरी का एड्रेस कहलाता है। जब भी हमें किसी वैल्यू को स्टोर करना हो तो इस रैम में से हम मेमोरी लोकेशन बुक करते हैं और उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देते हैं जो कहलाएगा वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसके नाम के साथ साथ उसके डेटा टाइप के बारे में भी बताना जरूरी होता है कि वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। मान लेते हैं हमें रैम में कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें मेमोरी लोकेशन बुक करनी होगी और उसको एक नाम देना होगा। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लेते हैं INT INT यहाँ पर एक डेटा टाइप है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और n वेरिएबल का नाम। यानी हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए जिसको हम नाम दे रहे हैं n।
तो कंपाइलर रैम में एक मेमोरी बुक करेगा। मान लेते हैं 1001 मेमोरी लोकेशन बुक हुई और इस लोकेशन को नाम दिया n। अब हम इस लोकेशन में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको काम में ले सकते हैं। अब मान लेते हैं इस मेमोरी लोकेशन में हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, इसलिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे n इक्वल्स टू 35। मान लेते हैं हम इस लोकेशन में 35 को स्टोर करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट से ये 35 लोकेशन नंबर 1001 में स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के नाम का पहला कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट और या सिर्फ अंडरस्कोर ही होना चाहिए। जैसे इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इस नाम से हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका पहला कैरेक्टर ना तो अंडरस्कोर है और ना ही अल्फ़ाबेट है। वेरिएबल के नाम के लिए लोअर केस और अपर केस लेटर दोनों काम में लिए जा सकते हैं। जनरली हम लोअर केस लेटर्स को ही काम में लेते हैं। वेरिएबल के नाम के लिए या नाम के बीच में कोमा या स्पेस हम काम में नहीं ले सकते। जैसे इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम के लिए रिजर्व वर्ड्स हम काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे डबल और ब्रेक नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों रिजर्व वर्ड्स हैं। वेरिएबल के नाम में अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब अगर हम इस तरह से ए बी नाम के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये चारों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। वेरिएबल नाम के लिए अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल हम काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे इन नाम से हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम किस किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। सी लैंग्वेज एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब किसी भी वेरिएबल को काम में लेने से पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी होता है। डिक्लेरेशन से दो बातों का पता चलता है, एक तो कि वेरिएबल का नाम क्या है और सेकंड कि ये वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा या इंटीजर टाइप की या रियल टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले स्टोरेज क्लास का नाम लिखना होता है, उसके बाद डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू अगर हम वेरिएबल को कोई इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो। स्टोरेज क्लास और डेटा टाइप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक हैं। अब मान लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ऑटो इंटीजर n इक्वल्स टू 50 का मतलब यहाँ होगा कि ऑटो स्टोरेज क्लास है, इंटीजर एक डेटा टाइप है, n वेरिएबल का नाम है और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 50 असाइन करी है। मान लेते हैं हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, इंटीजर n और कैरेक्टर ch। इसमें हमने स्टोरेज क्लास का नाम नहीं लिखा। अगर हम बिना स्टोरेज क्लास के किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनकी स्टोरेज क्लास को ऑटो मान लिया जाता है। हम जब इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो कंपाइलर इन वेरिएबल को रिक्वायर्ड मेमोरी अलॉट करा के उस मेमोरी स्पेस को ये नाम दे देता है। अब हम इन वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय अगर हम उसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये प्रोसेस इनिशियलाइजेशन कहलाता है। हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं कि हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए n1, n2, n3 और n4 और इनको हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करा दी, यानी इनको इनिशियलाइज कर दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लेते हैं हमने इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए a, b, c, d। इन चारों वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू असाइन अगर करना चाहते हैं, ये 10 हम चारों वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो जैसे ही इंटीजर a, b, c, d डिक्लेयर होंगे कंपाइलर उनको मेमोरी में स्पेस देगा और उनको ये नाम प्रोवाइड करा देगा। सबसे पहले असाइनमेंट होगा 10 का d में, कुछ इस तरह से। इसके बाद ये d की वैल्यू c में चली जाएगी और ये c की वैल्यू फिर असाइन होगी b में और फिर ये b की वैल्यू चली जाएगी a में। इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद अगर उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं तो यह प्रोसेस कहलाएगा असाइनमेंट। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।